Welcome, dear students. Hope you all are fine at your places. बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नई क्लास में एंटर करने के लिए, क्योंकि ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है फिजिक्स क्लास का, जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। बेटा, क्योंकि फिजिक्स एक अपने आप में एक कोर सब्जेक्ट है, जब आप 11th स्टैंडर्ड को एंटर करते हैं और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को जब आप चूज करते हैं, तो सबसे पहला यूनिट सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आप जेके बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, तो आप देखेंगे कि पहला यूनिट जो आपके साथ मेंशन किया गया है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। बेटा, ये जो चैप्टर है अगर हम देखें तो वेटेज इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मींस जैसे आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट के लिए जा रहे हैं या आईआईटीज के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर 12th, तो वहां पर इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिट, क्योंकि ये यूनिट आपको एक प्रीव्यू देता है कि आने वाले समय में मींस जो आपकी 11th की क्लासेस हैं या फिर 12th में जो आपने पढ़ना है, तो आपके पास इस थ्रू आउट 2 years के कोर्स में आपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो एक तरह का एक ये चैप्टर जो है आपको एक प्रीव्यू डेवलप करेगा कि आगे आने वाले जो 2 साल हैं आपके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह की विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपकी न्यू क्लास में। और 11th स्टैंडर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे सीबीएसई ब्रांच से हैं, सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, दोनों बच्चों के सिलेबस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो जेके बोर्ड से हैं, चाहे वे सीबीएसई से हैं, चाहे वे किसी सदर्न बोर्ड, कोई भी जो आपके पास बोर्ड, जो आपका स्टेट बोर्ड जो आप जिसको आप रीड आउट कर रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो ये उस सिलेबस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं आपके 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के सबसे पहले यूनिट की, तो पहला यूनिट इट्स ऑल अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट के रिगार्डिंग है। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यूनिट आपको एक प्रीव्यू डेवलप कर रहा है कि वो कौन से टॉपिक हैं जो आपने 11th में या 12th में जाके फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ने हैं। अब ये जो प्रीव्यू आपके पास डेवलप होगा बेटा, वही प्रीव्यू आप में एक नॉलेज डेवलप करेगा फिजिक्स में आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर मैं देखूं आपके पास टॉपिक लाइक साइंस, साइंस है क्या? नो डाउट साइंस को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि साइंस है क्या। आप सब साइंस सब्जेक्ट को अपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? आप जब 4th स्टैंडर्ड में थे, आपने 10th स्टैंडर्ड तक साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा। नो डाउट आप जब 8th में आए, जब आपने 9th में जब आपने एंटर किया, तब हमने साइंस को डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन इन जनरल जो साइंस आपने सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, जब आप 11th में एंटर करते हैं, तो ये डिटेल में अपने आप अपनी यानी कि हम कह सकते हैं सब सब्जेक्ट्स को अब डिटेल में आपने स्टडी करना है। इसमें आपने फिजिक्स को अलग से डिटेल में स्टडी करना है, केमिस्ट्री को अलग से डिटेल में स्टडी करना है, बायोलॉजी को जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो अलग से बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट मीन्स बॉटनी और जूलॉजी को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हमारा फोकस है मेन फिजिक्स को पढ़ाना, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि साइंस है क्या, साइंस सब्जेक्ट है क्या, आपके दिमाग में साइंस का प्रीव्यू क्या आता है। अब देखो बेटा, साइंस है क्या, इसके लिए आप स्क्रीन पे ही लेफ्ट साइड पे आप स्क्रीन को देख सकते हैं कि साइंस को हमने डिफाइन किया। हमने कहा है कि साइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मैं यहां पर लिख रहा हूं, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जब बेटा मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो सब चीजें जो हम नेचर में अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, नेचर में मीन्स एवरीथिंग विच इज अराउंड मी, विच इज अराउंड यू पीपल, आपके आगे पीछे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इवन माई सेल्फ, इवन मैं खुद, इवन आप,
आपके आगे पीछे जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आपके पास कोई डस्टर है, चाहे टेबल है, चाहे पेन है, चाहे फैन है, या फिर एवरी काइंड ऑफ द फिनोमिना दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये एक फिनोमिना है, साउंड वेव्स मेरी आप तक पहुंच रही है। तो एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली अराउंड अस, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो हम इन नेचर में होने वाली सब चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम इन ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, फिर रिलेट करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। हम क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। हम क्यों ऑर्गेनाइज नॉलेज कह रहे हैं, मैं उसके लिए एग्जाम्पल आपके साथ सेट कर रहा हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जैसे रेनबो का। बेटा आपने रेनबो को नो डाउट अभी तक की लाइफ में कभी ना कभी तो आपने रेनबो जरूर देखा होगा। चाहे आपने, मैं कहूँ, चाइल्डहुड में देखा है, चाहे आपने टीन एज में, अभी की टीन एज जो चल रही है उसमें आप रेनबो को जरूर देखा होगा। और लेकिन आपने इस चीज को जब ऑब्जर्व किया होगा बेटा, आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि रेनबो जब भी दिखाई देता है तो बारिश हो रही होती है। तो आपके दिमाग में आता है रेनबो कभी भी विदाउट रेन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो डे टू डे, जो हम नेचर से हम क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। नेचर हमें ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उस ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं नेचर से। दूसरा, कि हैवी रेन के दौरान कभी भी रेनबो आपको नहीं दिखाई देगा। वो रेन जिसको हम कहते हैं फाइन शॉवर्स की फॉर्म में रेन जब हो रही है, रेनबो सिर्फ तभी दिखाई देता है। आमतौर पे या तो जब रेन स्टार्ट हो रही होती है, या फिर रेन जब एंड हो रही होती है, मीन्स खत्म हो रही होती है, तो उस समय फाइन शावर होता है। फाइन शावर का मीनिंग, जैसे आप एक चुन्नी को पानी में डिप कर दीजिए, आप अपनी मदर की चुन्नी को या सिस्टर की चुन्नी को आप क्या कीजिए, पानी में डिप कीजिए और उसको जोर से झाड़िए, या बहन की चुन्नी को आप जोर से झाड़िए पानी को, तो आप देखेंगे वो जो फाइन ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, आपके पास उन ड्रॉपलेट्स में ही रेनबो जनरेट हो सकता है। इसका मीनिंग है बारिश का जस्ट स्टार्ट होना या बारिश जब खत्म होने वाली है तभी सिर्फ फाइन शावर होता है, हम उस समय कह सकते हैं रेनबो ऑब्जर्व होता है। थर्ड, रेनबो जब भी ऑब्जर्व होगा सनलाइट जरूर होगी। पहला हमने कहा रेन के दौरान होता है, रेन हैवी नहीं होनी चाहिए, फाइन रेन होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा या तो रेन स्टार्ट हो रही होती है तब हमें ऑब्जर्व होता है, या फिर रेन जब एंड हो रही होती है, मीन्स फाइन शावर की जब हम बात कर रहे हैं। तीसरा मैंने कहा सनलाइट का होना जरूरी है, इट मीन सन का होना जरूरी है। और चौथा, जिस डायरेक्शन में सन है, अगर सन मैं कह रहा हूं मेरे फ्रंट में है, तो रेनबो कभी भी सन वाली डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। रेनबो सन के बिल्कुल ऑपोजिट, मीन सन के ऑपोजिट मीन्स मेरा बैक, उस तरफ ऑब्जर्व होगा। तो जिस डायरेक्शन में सन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो ऑब्जर्व होगा। रेनबो जब बेटा आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा एक ब्यूटीफुल 7 कलर्स का पैटर्न आपको दिखाई देता है, विद स्क्वायर पैटर्न। अब देखो बेटा, ये सब चीजें क्या है, नेचर में जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हम ले रहे हैं, हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि ये कब कब हो रहा है, ये सब चीजें हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कहां से, नेचर से। तो ध्यान रखिएगा, हमने तभी यहां पर कहा कि एक तो हम जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं और जो हैपनिंग हमारे अराउंड में हो रही है, मीन्स नेचर में जो हो रही है, वो उनको फिर हम क्या करते हैं, आपस में हम रिलेट भी करते हैं कि हम उसको क्या कर सकें, मेमोराइज कर सकें। दूसरा, दिस नॉलेज इज ऑर्गेनाइज सो दैट इट बिकम्स वेल कनेक्टेड एंड लॉजिकल। और इस नॉलेज को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि लॉजिकल रीजन इसके लिए वैलिडेट रहे, लॉजिकली वो बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो। अब हर बार देखिएगा, हर बार जो चीजें मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए रेनबो के, ये सभी पॉइंट्स जब वैलिड होंगे तभी जाके रेनबो दिखाई देगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेलियर है, रेनबो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जो हम नेचर से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं, लॉजिकली हम उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। बेटा इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम नाम देते हैं साइंस। तो साइंस क्या है, साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो हम नेचर से ले रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, फिर लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं और उसको फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास बेटा हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना।
ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है कि नेचुरल फिनोमिना जो हमारे सराउंडिंग रीजन में जो भी फिनोमिना जो हो रहे हैं, अब फिनोमिना क्या है? एवरीथिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस। मुझे बताइए, इस समय आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरी साउंड वेव्स आप तक पहुंच रही है, तो ये भी एक फिनोमिना है। साउंड वेव का मेरे से आप तक पहुंचना, चाहे वो आपके पास इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू है। आप जब बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा विंड ब्लो कर रही है, तो वो भी क्या है? एक फिनोमिना है। आप इस समय स्क्रीन पे मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, या स्क्रीन पे एक स्क्रीन आपके पास जो शो की जा रही है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, जो हमने एक स्क्रीनशॉट जो आपके साथ दिखा रहे हैं, आप उसको व्यू कर रहे हैं, तो ये भी एक फिनोमिना है। तो ये सब फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे। हमने इसी टर्मिनोलॉजी को हमने क्या नाम दे दिया? साइंस नाम दिया। हमने कहा इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना एंड यूज दिस नॉलेज, और इस नॉलेज का यूज हम क्या कर रहे हैं? टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन के लिए। अब मुझे बताइए, जब भी रेन होगी तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ रेनबो क्रिएट हो सकता है, पर लेकिन प्रिडिक्ट क्या करेंगे कि अगर रेन फाइन शावर की फॉर्म में होगी तभी जाके रेनबो क्रिएट होगा। हम कंडीशन लगा देंगे, सनलाइट का होना वहां पर जरूरी है, अंधेरे में अगर रेन हो रही है, उस तरह की फाइन शावर हो रहा है, तो रेनबो क्रिएट नहीं होगा। तीसरा, हमने प्रेडिक्शन यहां पर दिखा दिया। दूसरा है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो कंडीशंस आ चुकी हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को मॉडिफाई करके, मीन्स जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है, जो कैलकुलेशंस की है, हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड टू कंट्रोल द फिनोमेना, और उसी के बेस पे हम फिनोमेना को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए बेटा मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो फिर कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके जरिए हम नेचर को या नेचर में होने वाले फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन जो नेचर में हो रही है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनका आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला है ऑब्जर्वेशन। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक सिंपल पेंडुलम का। मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, जैसे मैंने लिखा ये ऊपर की तरफ एक रिजिड सपोर्ट है, मीन्स आपके पास एक कंक्रीट वॉल है। मैं इस रिजिड सपोर्ट के साथ एक धागा बांधता हूं और उस धागे के दूसरे एंड पे एक मेटालिक बॉब लगा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इस पॉइंट ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो मैं मेंशन कर रहा हूं, ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट, तो ओ टू ए आपके पास एक थ्रेड है। क्या है? थ्रेड है जिसका कुछ लेंथ है। मैं लेट कर लेता हूं कि उसका लेंथ एल है। मीन्स इस टॉप पोजीशन से लेके इस लेवल तक का जो लेंथ है बेटा, हम उसको एल ले रहे हैं। मीन्स यहां से लेके यहां तक का, जहां तक वो साथ अटैच है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं इस बॉब को खींच के हाथों से थोड़ा सा मूव करता हूं इस डायरेक्शन। अब देखो, बॉब को जब मैं खींच रहा हूं तो ये धागा भी तो उसके साथ अटैच है, वो धागा इसके साथ बंधा हुआ है। मैं लेट करता हूं जिस पोजीशन पे ये बॉब था, मैं इस पोजीशन को कोई नाम दे देता हूं। मैं लेट करता हूं दिस पोजीशन इज योर पोजीशन आर। अब जिस पोजीशन पे मैं इसको लेके गया हूं, मैं लेट करता हूं वो पोजीशन इस मेटालिक बॉल की है एक्स। ये जो मेटालिक बॉल है, इसको हम बेटा नाम देते हैं बॉब, B-O-B, बॉब। दिस इज योर मेटालिक बॉब, मेटालिक बॉब। अब मैंने जब इसको फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींचा, इसको न्यू पोजीशन एक्स पे लेके गया। अब बेटा पे जाके जब मैं यहां पर जो फोर्स लगाई हुई है, उस फोर्स को जब मैं जीरो कर देता हूं, मीन्स ये आपके पास लेट करते हैं धागा है, इसके नीचे एक मेटालिक बॉल है, मैंने इसको खींच के यहां पर लेके गया और मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स मैंने लगाई, इसको छोड़ दिया। जब मैं छोड़ूंगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट, आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, ये बॉब मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन आर की तरफ। और लेकिन ये आर पे रुकेगा नहीं, ये आगे की तरफ चला जाएगा और ये बॉब मूव करके कुछ इस पोजीशन पे चला जाएगा। अभी भी ये किससे बंधा हुआ है? उस थ्रेड से जिसका लेंथ एल है। अब देखो, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये बॉब एक्स से होता हुआ आर पे आया, आर से होता हुआ किसी न्यू पोजीशन वाई पे चला गया। मैं यहां पर इसके कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आप इसके कलर से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने इसको एक्स पोजीशन से, और ये एक्स से मैंने इसको पोजीशन पे मूव कर दिया।
ध्यान रखिएगा बेटा, ये x से जब y गया कुछ समय लिया होगा नेचुरली। जब हमने इस x पोजीशन पे इस पे लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स का जब हमने हटाया तो टाइम हमने नोट किया, टाइम t इक्वल्स टू 0 था, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी। अब ये बॉब मूव करके r पे गया, r से होता हुआ y पे गया और फिर दोबारा से इसने इसी पाथ को री एग्जीक्यूट किया, मीन्स y से r, r से x। ध्यान रखिएगा ये क्या कर रहा है, ये किसी r पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है, उसके आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो। और लेकिन इस बार अलोंग द आर्क है, इस बार अलोंग द आर्क है। आपने ये जो ऑब्जर्व किया इसके बेसिस पे हमने इसका टाइम कैलकुलेट कर लिया। देखो बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर में। ये मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो हमने कहा कि जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और जब हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जैसे हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने ले लिया, एक हमने रिजिड वॉल ले लिया, हमने एक थ्रेड ले लिया, हमने एक मेटालिक बॉल ले लिया। वो जो कंपोनेंट्स हमने यूज किए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए, और जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर हमने उसमें से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स अप्लाई की। क्वालिटेटिव मीन्स कि हमने इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया कि मैं लेट करता हूं इसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट फोर्सेस का हमने क्या कर दिया, 0। मीन्स हमने एक ऐसा रूम बनाया जिसके भीतर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो कर रहे हैं, पर लेकिन बाहर का इफेक्ट उस एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो वो क्वालिटेटिव अचीवमेंट होगी हमारी, क्वालिटेटिव। अब है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू नंबर्स। अब हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ नंबर्स। वो नंबर्स क्या है, टाइम। मैंने बॉब को जब एक्सपोजिशन पे छोड़ा, जब वो r पे गया, r से होता हुआ y पे गया, वो वापस जब y से r से होता हुआ x पे आया, जब उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, x टू y, देन अगेन y टू x, तो टाइम कितना लगा। तो हम यहां पर क्या करें, कुछ नंबर्स काउंट करने की कोशिश करें कि कितना टाइम लगा ऐसा करने में, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो हमने वहां पर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व कर लिया। तो एक साइंटिफिक मेथड है जो एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी ऑब्जर्वेशन को लेते समय, हम उसी को यहां पर दिखा रहे हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग किया। हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई ये जो टाइम, ये जो बॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। ये जो पूरा सेटअप है बेटा, इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हमने देखा कि इस सेटअप में ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया, जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें जो हमने देखा, हमने ऑब्जर्वेशन लगाई, हमने प्रीवियस नॉलेज जो हमारे पास फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थे, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो आपने 7th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को हमने जब यूज किया और मैथमेटिकल मॉडलिंग का बेस यूज करते हुए हमने फॉर्मूला डेवलप किया, हमने देखा जो टाइम पीरियड है, जो बॉब आपके पास एग्जीक्यूट करने में, एक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट में लगा रहा है, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G आया। बेटा यहां पर L लेंथ ऑफ द थ्रेड है, जो O से लेके A तक था, जो हमने शुरू में बताया, और यहां पर बेटा G जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू आपको पता ही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और आपने नो डाउट सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ रखा है। अब देखियो, अब इसके बेसिस पे फिर हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस मींस कि टाइम पीरियड कैसे चेंज हो सकता है। देखो बेटा, जब हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया, हमें पता चल गया कि टी जो है एल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, टी जो है जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो बेटा मुझे बताइए, अगर एल को मैं चेंज करूंगा, मींस लेंथ ऑफ द थ्रेड, इस रिजिड बॉल को, मींस ये जो रिजिड बॉल है जो ऊपर की तरफ जो हम ओ पोजीशन से दिखा रहे थे, और थ्रेड का एंड हमारे पास ए पोजीशन पे था। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखिए, अगर इस लेंथ को इंक्रीज करते हैं, थ्रेड की लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे या थ्रेड की लेंथ को डिक्रीज करेंगे, तो इस एल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये बॉब जो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, ये जो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं,
तो मैंने प्रिडिक्ट करना भी शुरू कर दिया। पहले हमने ऑब्जर्व किया, उससे मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप की, मैथमेटिकली हमने कुछ फॉर्मूला डेवलप किए, उसके बेसिस पे अब हम बता सकते हैं कि कब ये टाइम पीरियड आपके पास इस बॉब का कम होगा और कब इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा, ये सारे क्या है, सिस्टमैटिक वे से हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हम अपनी प्रिडिक्शन डेवलप कर रहे हैं। और चौथा है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। फिर हमने देखा कि वाकई अगर मैं थ्रेड को कम करता हूं तो क्या मेरा टाइम पीरियड कम हो जाता है? हमारे पास तो टाइम वॉच भी होगी जिससे हम टाइम पीरियड को नोट कर रहे होंगे कि एक्स से जब हमने छोड़ा वो वाई पे गया, वाई से वापस जब एक्स पे आया तो कितना टाइम लिया, हमने टाइम नोट किया। इससे स्टॉप वॉच से अगर हमने लेंथ को कम कर दिया तो क्या वो कम हुआ? अगर वो कम हुआ इसका मीनिंग है हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अगर लेंथ को बढ़ाने से वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इसका मीनिंग है जो चीजें हमने ऑब्जर्व की उसके लिए जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो फॉर्मूला हमारे करेक्ट हैं या नहीं है। मींस कि आपके पास क्या जो फॉर्मूला आपके पास डेवलप हुए हैं क्या वो वेरीफाई हो रहे हैं या फिर जो हमने थ्योरी दी है वो फॉल्स है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो दीज आर एक्चुअली व्हाट द साइंटिफिक मेथड्स जो हम इस पर्टिकुलर केस में क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटा इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट है, और वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इस पॉइंट को आप रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। हमने कहा है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी इन साइंस। हम कह रहे हैं कि कोई भी फाइनल थ्योरी साइंस में नहीं है। मीन्स जो अभी तक आप डिफरेंट लॉज साइंस में पढ़ के आ रहे हैं या फिजिक्स में जो अभी तक पढ़े हैं, हम उसको फाइनल नहीं कह सकते। हमारी लाइफ में ऐसी कई ऑब्जर्वेशन समय के साथ आती हैं जो पुरानी थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें उन थ्योरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब लाइट का चैप्टर आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा लाइट के बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो हम रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाइट के फिनोमिना हैं जिनको रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अगर रे ऑप्टिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वहां पर एक नया कंसेप्ट आया वेव ऑप्टिक्स का। तो हमने देखा कि लाइट के उन कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए हमने वेव ऑप्टिक्स का यूज किया। उसके बाद हमने लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट में ही फिर एक कॉन्सेप्ट आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ेंगे। आप देखेंगे ना तो रे ऑप्टिक्स ना ही वेव ऑप्टिक्स उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। उस पर्टिकुलर लाइट के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी का यूज करना पड़ा, मींस एक नया थ्योरी। तो कहने का मीनिंग है मैं कहूंगा कि कोई एक लॉ जो दे दिया गया उसी से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, जरूर नहीं है। समय के साथ वही थ्योरी फाइनल नहीं है, समय के साथ हमें अपनी थ्योरीज को भी क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स नीड्स थ्योरीज टू सपोर्ट दैम। हमारी जो एक्सप्लेनेशन मीन्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बेटा उनके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। समटाइम्स द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल थ्योरीज आज की डेट तक हैं वो हमारे उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जो आज की डेट में हमारे सामने जो न्यू प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमें क्या करना होता है, hence either new theories are formed or modification is done in the existing theory। तो या तो हमें फिर नया थ्योरी डेवलप करना पड़ता है उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, न्यू ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर पुरानी थ्योरीज में ही हम क्या कर देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, हम उसमें चेंजेस लाते हैं और कहते हैं हाँ इस थ्योरी में इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि तब जाके ये इसको क्या कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बेटा, हमने कहा टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट थ्योरीज आर चेंज्ड। टू एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर आप बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, ए न्यू वेव थ्योरी वाज फॉर्म्ड। एंड देन टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी नीड व्हाट, द क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी क्या है, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्वांटम थ्योरी क्या है, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अभी जस्ट चीज याद रखिए कि 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने लाइट को पढ़ा है, लाइट मीन्स ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर को जो पढ़ा है, अब वो और ज्यादा एलैबोरेट होने लगा, वो अब और फैलेगा। हम उसको और ज्यादा डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।
आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हम इस पूरे यूनिट को 3 लेक्चर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके हम आपको पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये मेरे न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th स्टैंडर्ड में जस्ट अभी एडमिशन लेने लगे हैं, तो उनके लिए हमने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए रिलीज किया है, ताकि जब आप 11th में एंटर करें तो एटलीस्ट आपका विजन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फिजिक्स क्लियर हो, आपको ये पता हो कि आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज बेटा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा, एक रिक्वेस्ट है, ना तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना ही शेयर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने यूट्यूब को लॉगिन नहीं कर रखा। मीन्स आपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब को लॉगिन करके ही आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे लाइक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप जीमेल से लॉगिन करके उसके बाद जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है उसको आप जरूर कीजिए। थैंक यू।